राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। तो एपिसोड शुरू करने या बाद में आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देंगे हर कोई आज। तो लेट्स स्टार्ट। साचा साई को अपना सच बता रही थी। जैसे से साया उसकी बात सुन रही थी, उसकी आंखें हैरानी से फटे जा रही थी। और जब सांची चुप हुई तो साय ने हैरानी और गुस्से से मिले जुले भाव में कहा, सांची, तुमने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया, तुमने हमसे झूठ कहा ही तुम। यह बोलते हुए साया रुक गई और सांची को गुस्से में देखने लगी। उसका चेहरा गुस्से में लाल पड़ चुका था। उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर सांची ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और समझाते बोली, साया प्लीज़ गुस्सा मत करो यार। मैंने तुझे सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि तू सच जानकर मुझे वैसा ट्रीट नहीं करती। क्या मतलब? साया के बीच में जोर से कहा तो सांची ने उसे फिर से समझाते हुए कहा, अरे यार, मुझे तेरी ऑनेस्ट वाली दोस्ती चाहिए थी, जैसे हम दोस्त हैं। क्या मेरा सच जाने के बाद हम पहले की तरह दोस्त होते? यह सुनकर साया ने फिर सिर झुका लिया कि तभी सांची ने उसे देखते हुए आगे कहा, हमारे बीच एक दीवार खड़ी हो जाती और तुम मुझे फॉर्मली पेश आने लगती, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस इसलिए मैंने सच नहीं बताया। ये कहते हुए उसने पलकें झुका ली। यह देखकर साया ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अच्छा अब मुंह मत लटकाओ, माफ़ कर दिया तुम्हें। यह सुनकर सांची ने उसकी तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोली, सच्ची? जिस पर साया ने पलकें झपका दी। सांची ने तुरंत उठकर उसे गले लगा लिया, फिर अपनी जगह वापस बैठते हुए बोली, मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ। उसने एक वेटर को बुलाया और उसे अपना ऑर्डर दिया। उसके जाने के बाद सांची ने उसे पैनी नज़रों से देखते हुए कहा, अच्छा मैं कुछ पूछूं, सही सही बताएगी? यह सुनकर साया ने उसे असमंजस में देखा और देखते हुए बोली, क्या पूछना है तुम्हें? क्या तेरे और एसएसआर का कुछ चल रहा है? सांची ने उसे पर नज़र गड़ाए हुए ही सवाल दाग दिया। उसकी बात सुनकर साया गड़बड़ा गई और वह अपनी नज़रें नीचे कर आंखों को इधर से उधर घुमाने लगी। यह देखकर सांची ने तुरंत ही उसके हाथ पर अपना एक हाथ रखा और उसे देखते हुए उससे कहा, साया, क्या सच में तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? क्योंकि मैंने देखा है वो अब तुझे उस तरह नहीं देखते। इनफैक्ट वो तो मुझे डांटते भी नहीं। और अब और उस रात पूरी रात उसके साथ थी ना? क्या तुम दोनों? सांची उसके आगे कुछ कह पाती तभी साया ने उसे रोकते हुए कहा, सांची, हम भी तुम्हें बताना चाहते थे इस बारे में, पर मौका ही नहीं मिला। उस दिन हम घर देखने गए थे और वो ब्रोकर उसने हम पर। यह कहते हुए साया ने उस दिन से लेकर अब तक की सांची को सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर सांची ने गुस्से से कहा, अच्छा हुआ कमीना एसएसआर के हाथों मारा गया, नहीं तो मैं उसे हाथों से मार देती। फिर चौंककर साया की तरफ देखते हुए उसने कहा, इसका मतलब एसएसआर और तेरे बीच? वो तुझे पसंद करते हैं ना? तू भी उन्हें पसंद करती है ना? देख, झूठ नहीं बोलना, मैंने तेरी आंखों में देखा है। यह कहते ही वह हौले से मुस्कुराई और साया ने उसे देखते हुए कुछ कहना चाहा कि तभी उसकी आंखों में आंसू डबडबा गई। यह देखकर सांची ने जल्दी से कहा, साया तू रो क्यों रही है? तभी साया ने सूर्य और उसके बीच की हुई सारी उस बात उसे बताई। तो उसकी बात सुनकर सांची ने माथे पर सलवट लिए हुए कहा, आखिर वो चाहते क्या हैं? तुझे अपने साथ भी रखना चाहते हैं, तुझसे प्यार भी नहीं करते। चल क्या रहा है उनके दिमाग में? यह कहते हुए उसकी आवाज़ धीमी हो गई और वह सोचने लगी थी। तभी उसने साया को समझाते हुए कहा, तू ज़्यादा मत सोच, हम कुछ करेंगे। वो ऐसे कैसे बिना किसी रिश्ते के तुझे अपने साथ रख सकते हैं? यह कहकर उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे तो लगा था एसएसआर को तुझसे प्यार हो गया है, पर यहाँ बात कुछ और ही अलग है। आखिर वो लड़की के साथ ऐसे कैसे रह सकते हैं? मैंने डैड से कितना सुना था उसके बारे में कि वह शौर्य और दुआ के बेटा एक अच्छे इंसान है, पर क्या एक अच्छा इंसान यह सब कर सकता है? वह अभी सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन देखा और उठाते हुए साया से बोली, मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। उसकी बात पर साया ने सिर हिलाया और अपनी आंखों में झलक आए आंसुओं को बहने से रोका। सांची के जाते ही वेटर उसका ब्रेकफास्ट ले आया था। उसके टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व करते कहा, एंजॉय योर फूड, हैव अ गुड डे मैम। उसकी बात पर साया ने सिर हिला दिया।
वेटर के जाने के बाद वहीं उठी और वॉशरूम में चली गई। उसने अपना मुंह धोया और खुद को रिलैक्स किया। जब वह वॉशरूम से बाहर आई तो अपनी ही धुन में सोचते हुए चली जा रही थी कि तभी तृषा जो अपनी फ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए आई थी, उसकी नज़र जैसे ही साया पर गई, उसकी भौहें तन गई और वह साया को घूर घूर कर देखने लगी। उसने साया को देखते हुए अपने हाथ में पकड़े फोक को और कसकर पकड़ लिया और उसे घूरते हुए गुस्से से बोली, तू यहाँ, तेरी औकात भी है इस रेस्टोरेंट में खाना खाने की? ये कहते हुए उसने चारों तरफ देखा। उसे कोई भी नहीं दिखा जो साया की मदद कर सकता हो, जिससे उसकी जान बचान हो। जब उसे ऐसा कोई नहीं दिखा तो उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उसने खुद से कहा, अब आएगा मज़ा। मैं आज तुझसे अपनी इस बेइज्जती का बदला लूँगी। आज तो यहाँ तेरी मदद के लिए भी कोई नहीं है। जब तक साया अपनी धुन में चलती हुई तृषा की टेबल पर तक आ गई थी कि तृषा तभी ने अपना पैर आगे कर दिया और साया उसके पैर में उलझकर गिरने लगी। और तभी सामने से आ रहे वेटर, जिसके हाथ में खाना था, उसको साया का धक्का लगा। साया ने टेबल पकड़ के खुद को गिरने से तो बचा लिया, पर वह वेटर खुद को संभाल नहीं पाया और खाने के साथ ही नीचे गिर गया। यह देखकर तृषा होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराई और उठते हुए गुस्से से बोली, व्हाट द हेल, ये सब क्या है? उसकी आवाज़ सुनकर साया खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और वो चौंक कर उसकी तरफ देखा तो तृषा को देखकर हैरान रह गई। तो वहीं तृषा ने भी उसे एक्ट किया जैसे उसने अभी अभी उसे देखा हो। तुम यहाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता भी है तुमने कितना लॉस कर दिया? यह कहकर उसने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये मेरा ऑर्डर था? उसके पूछने पर वेटर ने सर हिला दिया। तभी उसके साया की तरफ देखते हुए कहा, अब इसका बिल तुम इस लड़की से वसूलना, मैं नहीं दूंगी। यह सुनकर साया चौंक गई। उसने कहा, पर हम कैसे? हम तो खुद गिर गए थे और हमें किसी ने। तभी अचानक से बीच में तृषा ने कहा, ओह, तो अब तुम कहना चाहती हो कि किसी ने तुम्हें जानबूझकर गिराया? तुम खुद को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझती हो? एहसास ने थोड़ी इम्पोर्टेंस क्या दे दी तुमको? खुद को क्वीन समझने लगी। तुम्हारी वजह से ये नुकसान हुआ है, अब इसकी भरपाई तुम्हें ही करनी होगी, समझी तुम? उसकी बात सुनकर साया समझ गई कि उसे जानबूझकर फंसाया गया। यह सच था कि वेटर उसे ही टकरा कर गिरा है और इसलिए उसने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, आप हमारी वजह से गिर गए। यह उसके आगे कुछ कह पाती कि तभी वेटर ने कहा, मैम, इसका बिल आपको ही भरना होगा। आपसे मुझसे टकराई हैं, इसलिए मैं गिरा हूँ। अगर आप बिल नहीं भरेंगी तो मुझे मेरी सैलरी से, जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर साया परेशान हो गई कि तभी तृष्णा ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, सो मिस चीपर, अब तो यह बिल तुम्हें ही भरना होगा। तुम जानती भी हो यहाँ की एक डिश कितनी महंगी है। तुम्हारी एक महीने की सैलरी में तुम यहाँ की सबसे सस्ती डिश भी अफोर्ड नहीं कर सकती। पर जबकि ये मेरा ऑर्डर था तो मेरी चॉइस थोड़ी हट के और कॉस्टली होती है। यह कहकर उसने वेटर से कहा, इन्हें बिल ला कर दो। वेटर सिर हिलाकर चला गया। साया को अंदाज़ा था ऐसी जगह पर खाना कितना महंगा होता है। लास्ट टाइम जब वह सूर्य के साथ होटल गई थी तो वहाँ पर भी इतना ही महंगा खाना था। वह अब तक तृषा की बातें सुनकर समझ गई थी कि उसने जानबूझकर उसे फंसाया है। वह अभी यह सोच ही रही थी कि तभी वेटर बिल लेके आया और उसने बिल साया को पकड़ा दिया। साया ने बिल देखकर घबराहट का सूखा घूंट उसके गले से नीचे उतरा और खुद से बोली, अगर ये चुकाया तो आधी से ज़्यादा सैलरी इसी में चली जाएगी, पर अभी तो इतने पैसे भी नहीं हैं हमारे अकाउंट में, अब क्या करें? वह सोच ही रही थी कि तभी तृषा ने शातिर मुस्कुराहट से अपने होठों पर सजाए कहा, क्या हुआ, बिल देखकर होश उड़ गए? चलो मैं तुम पर एक एहसान कर देती हूँ। वो क्या है ना, मेरा दिल बहुत बड़ा है तो यह बिल भर दूंगी, पर तुझे मुझसे सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी। यह सुनकर साया चौंक गई और वह हैरानी से उसे देखने लगी। पर हम तुमसे माफ़ी क्यों मांगे? साया की बात तृष्णा बोली, क्यों भूल गई तुम्हारी वैसे कितनी बेइज्जती हुई थी? तुम दो कौड़ी की लड़की जिसका कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है, उसे मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी मुझे। आज तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गई होगी। तुम्हारी हैसियत इतनी ही नहीं है
कि तुम मेरे साथ एक टाइम के खाने का भी बिल भर सको। देखो खुद को, क्या औकात है तुम्हारी। सूर्य का साथ क्या मिल गया, तुम तो हवा में उड़ने लगी। पर अब मैंने तुम्हारे पंख काट दिए और तुम सीधे जमीन पर गिर गई। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। साया उसे एकटक देख ही रही थी और अब वह प्रूफ हो गया था कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। उसने अपन दाएं बाएं देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। यह देखकर साया ने पलकें झुका ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हम इतना सारा बिल कैसे चुकाएंगे, और इसे माफ़ी मांगी तो अच्छाई पर बुराई की जीत हो जाएगी। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें इतने सामने झुकने नहीं देगी। क्या करें हम। यह कहते हुए वह सोच ही रही थी कि तभी तृषा ने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पीछे बर्बाद करने के लिए। जल्दी बताओ, बिल भर रही हो या माफ़ी मांग रही हो। ये कहते हुए उसने अपने कंधे से बाल झटका तो वही सांची जब कॉल पर बात करके आई तो उसने टेबल पे बैठते हुए कहा, सॉरी यार, शायद थोड़ी ज़्यादा देर लग गई। कॉल एक बोलते हुए उसने सामने देखा तो साया उसके सामने नहीं थी। ये साया कहाँ चली गई, उसने उठते हुए कहा और इधर उधर देखने लगी कि तभी उसकी नज़र रेस्टोरेंट में एक कोने में लगी भीड़ पर गई। यह देखकर वह उस तरफ चली गई। उसने भीड़ के अंदर दाखिल होकर देखा तो साया को देखकर चौंक गई और उसके पास जाते बोली, साया तू यहाँ क्या कर रही है। सांची को देखकर साया जल्दी से उसके गले लग गई कि तभी तृषा ने सांची को देखकर चौंकते हुए कहा, सांची मल्होत्रा, ये यहाँ क्या कर रही है और ये इस लड़की को कैसे जानती है। यार जल्दी खुलो। सांची को देखकर साया जल्दी से उसके गले लग गई और तभी तृषा ने सांची को देखकर चौंकते हुए कहा, सांची मल्होत्रा यहाँ क्या कर रही है और ये इस लड़की को कैसे जानती है। वह एक्चुअली में ये वो एपिसोड चेंज हुआ तो ये थोड़ा सा रिकैप था। ये सांची को घूर कर देख रही थी तो वहीं सांची अचानक साया को उसके गले लग जाने से थोड़ी हैरान हो गई थी। उसे साया के पीठ सहलाते हुए कहा, साया तू ठीक है ना, कुछ हुआ है क्या, बता मुझे। तभी साया उसके गले लग गई। सांची से अपना चेहरा देखा और उसकी आंखों में आंसू भरे थे। ये देखकर सांची ने कहा, क्या है मुझे बता। तभी उसकी बात पर उसके पीछे खड़े तृषा ने कहा, इस लड़की ने इस गलती हुई है और अब उसकी भरपाई है उस गलती की कीमत चुका कर करेगी। सांची उसकी बात पर तृषा को ही देख रही थी। उसकी बात पूरी होते ही सांची ने होठों को तिरछा कर दोनों हाथ बांध कर कहा, तृषा जायसवाल, तुम अब जब तुम यहाँ हो तो इस तरह का ड्रामा अनएक्सपेक्टेड नहीं है। अब यहाँ ड्रामा क्वीन होगी तो ड्रामा तो होगा ही। सांची की बातों ने तृषा को पूरी तरह जला दिया था। तृषा और सांची की पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी थी और कई बार वे लोग झगड़े भी थे। तृषा की कड़वी बातें और बेमतलब के एटीट्यूड का सांची उसे अच्छे से जवाब देती थी और अभी भी सांची ने अपने पहले नुमा बातों से ही उसकी इंसल्ट करती थी तो तृषा ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसे सांची पर पलटवार करते हुए कहा, लिसन सांची मल्होत्रा, ड्रामा इस लड़की ने किया है, औकात इसकी यहाँ चाय पीने की भी नहीं है और आ गई है खाना खाने। यह सुनकर सांची को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, माइंड योर इन लैंग्वेज। तृषा तुम साया से इस तरह बात नहीं कर सकती हो। उसकी बात पर तृषा उसे देखकर हंसने लगी और हंसते ही उसने कहा, क्या तुम्हारी दोस्त है जो तुम्हें इसके लिए इतना बुरा लग रहा है। उसकी बात पर सांची उसे घूरने लगी तो वहीं तृषा अभी भी उस पर हंस रही थी। दोनों की बात सुनकर अब साया को बुरा लग रहा था। खामखा हमारी वजह से अब इस चुड़ैल की बातें सांची को भी सुननी पड़ेंगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। सांची को ये हमारी वजह से कुछ कहे ये हम होने नहीं देंगे। हम अभी से माफ़ी मांगकर बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। साया ने सोचकर डिसीजन लिया ही, पर उसके बोलने से पहले तृषा ने हंसते हुए कहा, मोनिका लुक एट बोथ स्टूपिड गर्ल्स। फिर सांची की तरफ देखते हुए उसने आगे कहा, क्या हुआ सांची मल्होत्रा, तुम्हारे स्टैंडर्ड को उस दिन तो मॉल में तुम स्टैंडर्ड की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम्हारे स्टैंडर्ड ऐसा है वैसा है, पर अब क्या हुआ,
इतनी जल्दी तुम्हारा स्टैंडर्ड गिर कैसे गया? ये कहते हुए इसने सांची की नज़र हटाकर साया पर डाली और उसे सरकस्टली मुस्कुराते हुए देखने लगी कि तभी सांची ने कहा, तुम कभी भी यह समझ नहीं पाओगी त्रिशा, दोस्ती स्टैंडर्ड देखकर नहीं, अच्छा इंसान देखकर होती है। वैसे तुम्हारी बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बताओ, साय ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी भरपाई तुम उसे करवाना चाहती हो? उसके पीछे पूछने पर त्रिशा ने वेटर की तरफ देखा और वेटर ने उसे सब बता दिया। उसकी बात सुनकर सांची ने साया की तरफ देखा। उसने कहा, सांची, हम खुद से नहीं गिरे, हमें ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ हमारे पैरों में टकरा गई हो और हम उससे ही टकरा कर गिरे। सॉरी। यह कहते हुए उसने सिर झुका लिया कि तभी सांची ने उसे समझाते हुए कहा, साया, तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हें कैसे जानती है? उसके पूछने पर साया ने कहा, ये वही है जिसने उस दिन पार्टी में हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। यह सुनकर सांची चौंक गई। उसने खुद से कहा, ओह तो ये बात है, तो तू उस दिन का बदला ले रही है साया से। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। वह त्रिशा को देखकर सोच रही थी कि वही त्रिशा अपनी फ्रेंड मोनिका से हंसते हुए बात करने में बिजी थी कि तभी वेटर ने उसे बिल पकड़ाते हुए कहा, मैम बिल। सांची ने वेटर की तरफ देखा और बिल लेकर उसने अकाउंट देखकर उसने पे कर दिया। तभी यह देखकर त्रिशा ने उसे ताने मारते हुए कहा, तुम्हें एक फ़ायदे की बात बता रही हूँ सांची, इस लड़की से दूर रहो वरना ये स्यापे करती रहेगी और तुम उसका बिल भरती रहोगी। यह कहते ही वह हंसने लगी और उसने मोनिका को हाई फाई किया। सांची अभी भी उसे घूर रही थी कि तभी साया उसका हाथ पकड़ उसे वहां से जाने लगी, पर उसने साया से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, अभी नहीं। यह कहकर वह त्रिशा को देखने लगी। जैसे ही त्रिशा मोनिका के साथ जाने के लिए आगे बढ़ी, तभी सांची ने अपना पैर अड़ा दिया और वह उसके पैर में उलझ कर गिर गई। फ्लोर पर बिखरा खाना अभी साफ नहीं हुआ था और त्रिशा उसी खाने पर जा गिरी थी। उसकी सफ़ेद रंग की ड्रेस अब पीली और लाल हो चुकी थी। त्रिशा के मुंह बनाकर अपनी ड्रेस को देखा और सांची को घूरने लगी। सांची उसके गिरते ही जोर से हंसने लगी। वही साया यह देखकर हैरान रह गई कि उसका एक हाथ उसके मुंह पर था और वह आंखें बड़ी कर उसे देख रही थी कि तभी सांची ने हंसते हुए नीचे गिरी त्रिशा से कहा, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना त्रिशा, जो दूसरों को लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वह भी उसी गड्ढे में गिरता है। इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। तभी उसकी बात पर त्रिशा ने उसे घूरते हुए कहा, सांची, ये तुमने जानबूझकर किया ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसकी बात पर सांची ने कहा, पहले पकड़ तो सही। उसके आगे वे और भी कुछ कहती कि तभी साया ने उसका हाथ पकड़ा उसे लेकर चली गई। रेस्टोरेंट के बाहर आकर साया ने उससे कहा, अब हंसना बंद करो सांची, तुमने उसे जानबूझकर गिराया ना। हाँ, उसने भी तो तुझे जानबूझकर गिराया था। वैसे उसकी शक्लें देखने लायक थी, वह बिल्कुल ऐसे चुड़ैल लग रही थी। यह कहते हुए वह फिर से हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ रायजादा कॉरपोरेशन में सूर्य की नजरें रह रहकर घड़ी पर जा रही थी कि तभी उसने टाइम देखते हुए कहा, साया अभी तक आई ही नहीं, क्यों? क्या उसने भी रिज़ाइन कर दिया और अभी तक किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? वह अभी सोच ही रहा था कि तभी रक्ष ने अंदर आते हुए कहा, तूने जो कहा था वो हो गया है। यह कहते हुए वह सूर्य के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया। उसे देखते हुए आगे कहा, एक लॉयर मिला है, उसका कहना है कि वह हमें ये केस जिता देगा, बस उसे उसकी अच्छी कीमत चाहिए। तो यह सुनकर सूर्य ने कहा, तो दे दो उसे कीमत, उसे जितना चाहिए उतना दे दो, पर जीत हमारी होनी चाहिए। डोंट वरी, जीत हमारी होगी, रक्ष ने उसकी बात पर कहा। तो सूर्य ने उसके पर मन खुद से कहा, रक्ष, इस केस पर बहुत कुछ दांव पर लगा है, मेरी जीत, मेरा जुनून सब दांव पर लगा है, जिसे मुझे हासिल ही का है। उधर संभव अपने कैबिन में था और उसके सामने सांची की फाइल खुली पड़ी थी। वह एकटक उस फाइल को घूर कर रहा था। तभी उसने फाइल को घूरते हुए खुद से कहा, सांची मल्होत्रा, बहुत अच्छी खिलाड़ी हो तुम। तुमने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा, पर मैं फिर भी तुम्हारे पीछे रहूँगा और तुम्हारी एक गलती और तुम्हारा सच मेरे सामने होगा। यह कहते हुए उसके चेहरे पे गुस्से वाले भाव थे।
उसकी आंखों की कोल्डनेस से भरी थी। वहीं उधर सांची की गाड़ी जैसे ही एसएसआर कॉरपोरेशन से बाहर आकर रुकी, उसे हिचकी आने लगी। अचानक आई हिचकी से सांची ने परेशान होकर अपना गला पकड़ लिया कि तभी उसे हिचकी लेते देख साया ने जल्दी से अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे देते हुए कहा, लो जल्दी से पानी पियो। सांची की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने साया की बात मानकर उसके हाथ से बोतल ली और जल्दी से पानी पीने लगी। जब उसने पानी पीकर गहरी सांस ली, तब जाकर उसकी हिचकियां बंद हुई। यह देखकर साया ने उसकी पीठ पर सहलाते हुए कहा, पता नहीं कौन तुम्हें इतनी शिद्दत से याद कर रहा है। उसकी बात सुनकर सांची ने मन ही मन खुद से कहा, और कौन याद करेगा, वही होगा जिन्होंने अपने जासूस मेरे पीछे लगा रखे हैं। पता नहीं उन्हें समझ क्यों नहीं आता, मैंने कुछ नहीं किया, खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। अभी तो उनके शक की वजह से मेरी जान चली जाती। उसे नॉर्मल होते हुए देखकर साया ने उससे पूछा, साची क्या तुम ठीक हो? यह सुनकर उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आई एम ओके। साया ने उसके हाथ से बोतल ली और उसका ढक्कन लगाते हुए उसे कहा, ठीक है तुम आराम से घर जाना, हम भी चलते हैं। उसकी बात पर सांची ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, हम कुछ कर लेंगे, फिलहाल तूने तो अपनी जॉब पर जाना ही होगा। यह सुनकर साया ने कहा, हम जानते हैं सांची, इसलिए तो यहाँ हैं, वरना उनसे चुपकर घर के किसी कोने में दुबक कर बैठ जाते। यह कहते हुए साया के चेहरे पे एक दर्द झलक रहा था। वह उस दर्द को महसूस कर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसने खुद को ठीक किया और सांची को बाय बोलकर गाड़ी से बाहर आ गई। कुछ देर तक एसएसआर कॉरपोरेशन को देखे रहने के बाद गहरी सांस लेकर वह बिल्डिंग में एंटर हुई और कुछ ही देर में वह सूर्य के कैबिन के बाहर खड़ी थी और कैबिन के डोर को देखते हुए सोच रही थी, अंदर जाऊं या नहीं, या यहीं से वापस लौट जाऊं। वह इसी उलझन में हाथों में आपस में रगड़ रही थी कि तभी उसने खुद से कहा, सारा दिन क्या यहीं खड़े होकर निकाल देगी? ऑलरेडी आधा दिन पहले ही निकल चुका है, अब और देर मत करो और अंदर जाओ साया। खुद से बात करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और केबिन के डोर पर हाथ रख उसे खोलते हुए अंदर चली गई। उसके आहट से सूर्य को अपनी ओर देखते हुए पर मजबूत कर दिया। उसके अंदर आते ही सूर्य ने नज़र उठाकर उसे देखा। सामने साया को देखकर उसे खुशी का एहसास हुआ और वह ना चाहते हुए भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा कि तभी उसने साया को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, अब इस चेहरे को देखकर सुकून मिलता है। तुम्हें मैं बात नहीं कर सकता, तुम्हें मैं बता नहीं सकता थोड़ी देर पहले मैं कितना बेचैन था, पर अब मेरी बेचैनी को सुकून मिल गया है। यह कहते हुए अपनी जगह से उठकर उसके पास जा रहा था तो वहीं साया उसे अपने पास आते देखकर घबराई हुई थी। उसने घबराहट से अपने हाथों को मसला और उसे नज़र चुराकर इधर उधर देखने लगी। सूर्य उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे देखते हुए उसने एरोगेंट भरी आवाज़ में कहा, ये टाइम है तुम्हारे ऑफिस आने का क्या? तुम्हें ऑफिस की टाइमिंग नहीं पता, या फिर तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ताकि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँ? यह सुनकर साया ने उसकी तरफ देखा और उसे देखते हुए मन में खुद में बोली, हमने ऐसा सोचा तो नहीं था, पर अगर लेट आने की वजह से आप हमें जॉब से निकाल देते हैं तो हम आपके एहसानमंद रहेंगे। उसे कुछ ना बोलते देखकर सूर्य ने फिर से कहा, ऐसा सोचना भी मत, और अब जितने घंटे लेट आई हो उतने ही घंटे तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। यह सुनकर है यह सुनाकर है साया उसे घूर कर देखने लगी। उसको कुछ ना बोलते हुए देखकर सूर्य ने फिर से कहा, ऐसा सोचना भी मत, और अब जितने घंटे तुम लेट आई हो उतने ही घंटे अब मुझे ओवर टाइम करना होगा। यह सुनकर साया उसे गुस्से से घूरने लगी तो सूर्य ने उसे नजरें मिलाते हुए कहा, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है मुझ पर तुम्हारे गुस्से होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वही होगा जो मैं चाहूँगा, बिकॉज आई एम योर बॉस। यह कहते हुए उसने साया को छूने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तभी साया ने यह देखकर अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, सर अभी अभी आपने कहा कि आप हमारे बॉस हैं और हम आपके एम्प्लॉयज़, तो बेहतर होगा हम इसे रिश्ते को निभाएं। हम आपके सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे और आप भी हमसे दूर रहेंगे। यह कहकर वह अपने डेस्क की तरफ जाने लगी। तभी सूर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया।
साया अचानक उसके एक्शन पर चौंक गई और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर तभी सूर्य ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे दूर रहूँ ना? नो, ना मैं तुमसे दूर रहूँगा, ना कभी तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा। यह कहकर वह आंखें बंद कर उसके बालों की खुशबू को फील कर रहा था कि तभी साय ने खुद को छुड़ाते हुए रोनी आवाज़ में कहा, हमारी दुनिया आपकी दुनिया से बहुत अलग है सर। हम आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते। उसकी इस बात पर सूर्य ने कहा, तो मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा बना लो। यह सुनकर साय ने तिरछी नजरों से उसे देखा। वह भी उसे ही देख रहा था कि तभी साय ने देखते हुए कहा, हमारी दुनिया में हर रिश्ते का एक नाम होता है। बिना नाम का कोई रिश्ता हमारी दुनिया में नहीं है। यह सुनकर सूर्य ने उसे घूरकर अपने सामने किया और उसकी आंसुओं से डबडबाई आंखों से देखते हुए उसके चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करने लगा और उसकी गर्दन पर पीछे से पकड़ उसके माथे पर अपना माथा जड़ते हुए बोला, मैं हमारे रिश्ते को नाम दूंगा साया। यह सुनकर साया ने उसे देखते हुए कहा, हम जानते हैं आप हमारे रिश्ते का क्या नाम देना चाहते हैं, इसलिए हमें आपसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं चाहिए। हम जहाँ हैं हमें वहीं रहने दीजिए। यह कहकर वह उससे दूर होने लगी कि तभी सूर्य ने उसकी गर्दन को पकड़ कसकर लिया और उसे खुद से दूर होने से रोक दिया। उसकी सांसें साया के चेहरे पर पड़ रही थी कि तभी उसने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, मेरा होकर मेरे पास रहना है। मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पिघल गया हूँ। मैं बस तुमसे हर्ट नहीं करना चाहता, वरना मैं तुम्हें जब चाहूँ अपना बना सकता हूँ। यह तुम हमेशा याद रखना। उसकी बात सुनकर साया उसकी आंखों में ही देख रही थी कि तभी सूर्य ने उसे देखते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो। मुझे अपने लिए इन आंखों में वही एहसास देखने हैं जो दिन पहले थे। यह सुनकर साया ने उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करना चाहा कि तभी सूर्य ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ उसे अपने और करीब कर लिया। उसकी नज़दीकियों से साया का शरीर कांपने लगा था और उसकी आंखों से अब बूंद आंसू की लुढ़क कर उसके गाल पर आ गई। उसे उसके होठ सिसकने लगे। तभी सूर्य ने उसके आंखों में निकली मोती को अपने होठों से चुन लिया और उसके सिसकते होठों को अपने होठों से धीरे से छू कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इन सब पर सिर्फ मेरा हक है, ये याद रखना साया। यह कहकर वह उससे अलग हुआ और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया तो वहीं साया उसे अभी भी आंखों में आंसू लिए नफरत से देख रही थी। उसने अपने होठों पर हाथ रखा और उसे रगड़ने लगी। वह उसके एहसास को, उसकी छुअन को अपने होठों से मिटा देना चाहती थी तो वहीं सूर्य, जिसकी नज़र साया पर थी, उसे यह करते देख वह गुस्से से भर गया। वह गुस्से से उठकर उसके पास गया और उसकी दोनों बाह पकड़ उसे दीवार पर लगाते हुए कहा, यह क्या कर रही हो तुम? उसकी बात पर साया ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम आपके एहसास को मिटा देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आपकी लबों की तपस को हम अपने लबों पर महसूस करें। उसके यह बहुत हिम्मत से कहा था। उसके शब्द उसकी तरह कठोर थे। अब वह डरी हुई नहीं थी, बल्कि पहले की तरह हिम्मत से भरी थी और सूर्य का सामना कर रही थी। वहीं जब सूर्य ने यह सब सुना तो उसका गुस्सा जैसे उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने साया का हाथ पकड़ा, उसे केबिन में बने रूम में ले जाने लगा कि तभी साया ने यह देखकर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें। हमने कहा छोड़ो हमें। पर सूर्य पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने रूम में लाकर साया के बेड पर ढकेल दिया और डोर को बंद कर उसे देखते हुए अपना ब्लेज़र निकालते हुए उसने कहा, तो तुम मेरे एहसास को मिटा देना चाहती हो? अब मैं भी देखता हूँ तुम यह कैसे करती हो। आज मैं तुम्हें अपने एहसासों में भर दूंगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे मेरे एहसासों को खुद से अलग कर पाती हो। उसकी बातें साया को डरा रही थीं। उसकी आंखें सूर्य में डर से बड़ी हो गईं। वह जल्दी से बेड से उठने लगी कि तभी सूर्य ने उसके ऊपर आ गया और उसकी कोशिशों को अपने ऊपर भारी वजूद तले दबा दिया। उसने साया को अपने गिरफ्त में ले लिया और वहीं साया उसे छूटने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह सब कर रहे हैं। जिस पर सूर्य ने कहा, हाँ हो गया है,
तुमने खराब कर दिया है मेरा दिमाग साया मुखर्जी, और अब तुम ही उसे ठीक कर सकती हो। यह कहकर उसने साया के माथे को चूम लिया। तभी साया अपनी बड़ी सांसों को कंट्रोल करते हुए अचानक से नॉर्मल हो गई। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था और उसके चेहरे को चूम रहा था, साया वैसे वैसे कमज़ोर पड़ रही थी। साया जब नीचे आया सूर्य जब नीचे आया तो उसकी गर्दन पर और कंधे पर किस करने लगा, तो साया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखें बंद होते ही आंसू की धारा उसकी बंद आंखों से निकलने लगी। उसके हाथ भी अब ढीले पड़ गए और उसका शरीर अब बेजान मूर्त जैसा लग रहा था। सूर्य उसके कंधे और नेक पर शिद्दत से अपना प्यार लुटा रहा था कि तभी उसके दांतों की हरकत पर साया के मुंह से एक आह निकली और उसने अपनी बंद आंखों को खोला। सूर्य का चेहरा अभी भी उसकी गर्दन पर छिपा हुआ था। तभी वह उठा और गहरी सांस लेते हुए उसे देखने लगा, जो अपनी खाली आंखों में उसे ही देख रही थी। तभी सूर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चाहूँ तो अभी तुम्हें पूरी तरह से अपना बना सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम्हें तुम्हारी मर्जी से अपना बनाना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती से नहीं। आप मिटा सकती हो तो मिटा दो इन एहसासों को जो आज मैंने तुम्हें दिए हैं। यह कहकर वह उससे दूर हो गया। साया अभी भी खाली आंखों में उसे जाते हुए देख रही थी। सूर्य अपना ब्लेजर पहनते हुए रूम से निकल गया और उसके जाने के बाद साया ने अपने होश खो चुके वजूद को संभाला और उठकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने एक नज़र अपने बिखरे वजूद पर डाला। सूर्य ने अपनी मौजूदगी के निशान उसके शरीर पर छोड़ दिए थे, जो कि एक मोहर का काम कर रहे थे। वे निशान गवाही थे इस बात के कि अब वह उसकी है। उसने आंखें बंद की और एक आह भरी और अपने दुपट्टे से खुद को ढका और धीमे कदमों से बाहर चली गई। वहीं उधर पैलेस में चीकू कल रात के बारे में सोच सोच कर मुस्कुराई जा रही थी कि तभी उसके बगल बैठी महिका ने उसके स्माइल करते हुए देखा और उसके कान के पास कहा, चीकू, क्या तुझे प्यार हो गया है? यह सुनकर चीकू ने खोई हुई अपना सिर हिला दिया। तो वहीं यह देखकर महिका हैरानी से उसे देखने लगी और उसके होठों पर स्माइल आ गई और वह खुशी से बोली, तुझे किसे प्यार हो गया चीकू? इस बार भी उसने खोए हुए ही कहा, यश जी से। महिका का इतना सुनना ही था कि वह जोर से चिल्लाई। उसकी चिल्लाहट सुनकर चीकू अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और महिका के मुंह पर अपना एक हाथ रखकर इधर उधर देखते बोली, बस बस कर, कितना चिल्लाएगी? अब क्या पूरे घर को बता कर ही मानेगी? तो उसकी बात पर महिका ने सिर हिला दिया। यह देखकर चीकू ने उसके मुंह पर से हाथ हटाया और उसे नजर चुराने लगी कि तभी यह देखकर महिका ने उसका हाथ पकड़ते कहा, यह सब कब हुआ? मुझे बताना। यश भाई और तू, वाओ, सोच कर ही कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। आप जल्दी से बता, तुम दोनों लड़ाकू लोग एक दूसरे के प्यार में कैसे पड़ गए? उसके पूछने पर चीकू ने उसे सारी बात बताई, सिर्फ अपनी नज़दीकियों को छोड़कर। उसकी बात सुनकर महिका ने खुश होते हुए कहा, वाओ यार। कि तभी उसने धीरे से कहा, मुझे भी कुछ बताना था उस दिन के बारे में। तो वह सुनकर चीकू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बात क्या है? तू इतना नर्वस क्यों हो रही है? यह सुनकर महिका उसे नज़र चुराने लगी और तभी चीकू ने यह देखकर कहा, देख, जो भी है मुझे सच सच बता, वरना मैं माहिरा मौसी को सब कह दूंगी। फिर अब वो पूछेंगी तो तुझे पता नहीं पड़ेगा। यह सुनकर महिका ने जल्दी से कहा, अरे बता रही हूँ ना, पर तू तो बुलेट ट्रेन की तरह भाग जा रही है। यह कहते हुए वह आगे उसे बताने लगी कि तभी वह उसकी बात सुनकर उसे हैरानी और खुशी से मिले जुले भाव को देखते हुए बोली, क्या यह सच है? जिस पर महिका ने पलकें झपका दी और मुस्कुराने लगी कि तभी मीरा ने दोनों के पास आते हुए कहा, क्या सच है? किस बारे में बात कर रही हो दोनों? उनकी आवाज़ सुनकर दोनों ही चौंक गई और पलटकर उन्हें देखने लगी, जिस पर महिरा ने दोनों के पास बैठते हुए कहा, अब मेरी उम्र हो गई है। मीरा ने कहा, अब मेरी उम्र हो गई है, पर यह किसी को नहीं दिख रहा। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। यह ना कि इस बूढ़ी माँ की एक इच्छा पूरी कर दें। वे लोग ना सही, कम से कम तुम दोनों ही कर दो। उनकी बात पर चीकू ने मीरा से लिपटते हुए कहा, वाह दादी, ये सब तो एक बहाना है। असल में तो आपको दादू के पास जल्दी जाना है। आपको दादू की याद आ रही है ना, इसलिए आप यह सब कह रही हो ना?
यह सुनकर मीरा ने उसे खुद से दूर किया, उसे आंखें दिखाते हुए बोली, बदमाश, अपनी दादी से ऐसी बात करती है। यह सुनकर चीकू ने कहा, दादी सच्ची तो कह रही हूँ मैंने, अब आपको दादू की याद तो आती ही होगी ना। यह कहकर उसने मीरा के कंधे पर फिर से अपना सर रख दिया और तभी महिका ने भी उसके दूसरे कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, हाँ नानी, हमें अपने और नानू के बारे में कुछ बताइए। दोनों की बात सुनकर मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों अब इस उम्र में मेरी लव स्टोरी सुनना चाहती हो? अब तो तुम दोनों को मुझे अपनी कहानी सुनानी चाहिए। तभी चीकू ने सिर उठाकर मीरा को देखा, मुंह बनाते हुए बोली, दादी प्लीज़ बताइए ना, दादू और आपकी कहानी कैसी थी, बताइए ना दादी। मीका ने भी फोर्स करते हुए कहा, नानी बताओ ना। यह कहते ही दोनों ने फिर से उसे अपनी भाव में भर लिया। तभी मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी अरेंज मैरिज थी। शौर्य के दादू और मेरे पापा अच्छे दोस्त थे और अब उन्होंने पहली बार मुझे देखा तो तभी उन्होंने हमारे रिश्ते की बात कही। यह सुनकर चीकू ने कहा, वाओ दादी, आपकी और दादू की शादी अरेंज मैरिज है। उसके बाद पर मीरा ने कहा, हाँ भी और नहीं भी। यह सुनकर मीका ने कहा, वाओ ये और भी इंटरेस्टिंग है, आगे बताओ ना नानी जी। उसके पूछने पर मीरा ने कहा, हमारी मुलाकात पहली बार पार्टी में हुई थी। मुझे तो पता था मेरी शादी की बात उन्हीं से चल रही है, पर उन्हें नहीं पता था। उन्होंने शादी के बाद बताया मुझे, मैं उन्हें पहली नज़र में पसंद आ गई थी और वह मुझसे प्यार करने लगे थे। वह पार्टी में मुझे देखने के बाद मेरे पीछे पीछे ही घूम रहे थे। उस दिन से मैं जहाँ भी जाती वो वहाँ आ जाते थे और जिस दिन उन्होंने मुझसे प्रपोज़ किया उसी दिन हमारी एंगेजमेंट थी। यह जानकर वह सरप्राइज थे और फिर शादी तक हम दोनों ने एक दूसरे को और अच्छे से जान लिया। लगा ही नहीं था कि हम अरेंज मैरिज है। शादी तक यह लव कम अरेंज मैरिज बन गई। उसकी बात सुनकर दोनों ने एक साथ कहा, वाओ दादी, क्या लव स्टोरी आपकी, पहले ही शादी, कितनी औसम होती थी। लव भी अरेंज भी, एक ही शादी पर फीलिंग दोनों वाली। उसकी बात पर मीरा ने हंसते हुए कहा, ये हमारे ज़माने की बात है, पर आज के ज़माने में लोग शादी में विश्वास ही नहीं करते हैं। साथ रहेंगे पर शादी नहीं करेंगे। ये ना कि शादी और 7 जन्मों का साथ निभाएं। शादी एक ऐसा बंधन है जो रिश्ते को भी नहीं, दिलों को भी जोड़ देता है। शादी के बंधन में बंधना हर रिश्ता पवित्र हो जाता है, पर यह बात आज के ज़माने के बच्चे कहाँ समझते हैं। उन्हें तो लिव इन में रहना है। यह कहकर उठने लगी और जाते हुए दोनों से बोली, अब तुम दोनों ही जल्दी से किसी को पसंद कर लो शादी के लिए। कब तक तुम दोनों कुंवारी रहोगी और अपने सूर्य भाई का भी शादी का सपना देखना छोड़ दो। ना वह खुद शादी करेगा, ना किसी को ही करने देगा और ना किसी की होगी। कम से कम तुम दोनों तो अपनी शादी कर लो। इस बूढ़ी औरत को पोते ना सही, पोती की शादियों को ही देखने को मिल जाएगा। यह कहकर वह चली गई और उनकी बात पर महिका ने कहा, बात तो सही कह रही है, पर माँ से कैसे बात कर सकते हैं, मुझसे नहीं होगा ये। उनका साथ देते हुए चीकू ने कहा, यही तो मेरी भी प्रॉब्लम है, माँ से बात नहीं कर सकती। अब तो करना है सब यश ही करेंगे। हाँ, अब रक्षे जी से सबसे बात करेंगे, महिका ने कहा और दोनों सोचने लगी। वहीं दूसरी तरफ साया सब कुछ भूल कर अपना काम कर रही थी। सूर्य भी अपना काम कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने कॉल रखा, देखा तो दुआ उसे फ़ोन पर कह रही थी कि यह देखकर उसने फ़ोन रिसीव कर कॉल पर कहा, हाँ माँ बोलिए। तो दूसरी तरफ से दुआ ने कहा, सूर्य आपको अपनी डैड से बात हुई है? यह सुनकर सूर्य ने कहा, माँ मेरी उनसे बात हो गई है, वो आज वापस आ रहे हैं। यह सुनकर दुआ ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया। कॉल पर बात कर रहे एक नज़र सूर्य ने साया को देख, वह अपनी ही धुन में अपना काम खत्म करने में लगी हुई थी। उसे देखकर वो धीरे से मुस्कुराया और वापस से काम में करने लगा। कुछ घंटे गुजर जाने के बाद साया ने घड़ी में तरफ देखा तो रात के 10 बज रहे थे। यह देखकर वह उठी और सूर्य के सामने जाकर खड़ी हो गई। वह भावहीन चेहरे से उसे देख रही थी। उसे देखते ही एक बार फिर से उसे वो सब याद आया और उसने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर कहा,
सर हम जितने घंटे लेट आए थे हमने उतने घंटे एक्स्ट्रा काम कर दिया है, अब हम जा रहे हैं। यह सुनकर सूर्य ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ओके जाओ। यह देखकर साया हैरान हो गई। सूर्य ने उसे देखा भी नहीं और उसे जाने के लिए कह दिया। यह बात उसे कुछ अटपटी लगी और उसने कुछ नहीं कहा और मन ही मन खुद से कहा, अच्छा ये ना साया ये तुझे ऐसे ही इग्नोर करे और धीरे धीरे तुझे भूल जाए, फिर अब पहले जैसा हो जाएगा। पर जो आज हुआ ना उसके बाद मैं कभी इन्हें भूल पाऊंगी? क्या मैं कभी उन एहसासों को मिटा पाऊंगी? वह खुद से बातें करते हुए कैबिन से निकल गई। तो वहीं उसके जाते ही सूर्य ने कैबिन के दरवाजे को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और आज तो हुआ, उसके बाद तुम मुझे कभी नहीं भूल सकती। यह कहकर उसने सेलफोन लिया और लैपटॉप को बंद करते हुए उठ गया। वह अब लिफ्ट के पास आया और साया लिफ्ट के ही अंदर हो रही थी। जब तक सूर्य अंदर जाने को हुआ लिफ्ट आधी बंद हो चुकी थी। तभी उसने लिफ्ट के दरवाजे में बीच में अपना पैर रख दिया और लिफ्ट वापस खुल गई। उसे लिफ्ट के अंदर एंटर होता देखकर साया डर से खुद पे ही सिमट गई और एक कोने में खड़ी हो गई। ये तो काम कर रहे थे, अब इतनी जल्दी इनका काम खत्म भी हो गया। यह कहते हुए उसने तिरछी नज़र से सूर्य को देखा जो अपने फ़ोन में देख रहा था। उसने नज़र घुमाई तो सूर्य ने उसे तिरछी नज़र से देखते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की। यह कहकर उसने सिर हिला दिया कि तभी लिफ्ट अचानक से रुक गई और लिफ्ट बंद हो गई। तभी उसे ऐसे लगा जैसे सूर्य ने उसके गाल पर किस किया। पर जैसे ही लाइट आई तो उसने देखा वह अभी भी अपनी जगह पर फ़ोन देख रहा था। यह देखकर उसने खुद से कहा, हे महादेव, ये अभी अभी क्या हुआ? हमने जो महसूस किया वो सच है या जो हम देख रहे हैं वो सच है? यह कहते हुए सूर्य को देखे जा रही थी। तभी सूर्य ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा, मिस मुखर्जी आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? तभी उसने नज़रें फेरते हुए जल्दी से कहा, नो नो सर। सूर्य ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और होठों को तिरछा कर मुस्कुरा दिया कि तभी फिर से लाइट चली गई और उसका फ़ायदा उठाते हुए सूर्य ने साया को कमर से पिंच किया तो साया ने मुंह से आउच निकला। तभी लाइट फिर से आ गई। उसने देखा सूर्य इस बार भी अपनी जगह पर ही खड़ा था और अपने फ़ोन में ही देख रहा है। ये देखकर उसने खुद से कहा, नहीं ये हमारा वहम नहीं है, ये जानबूझकर हमें तंग कर रहे हैं, हमें अभी भी दर्द हो रहा है। बोलते हुए उसने अपनी कमर सहलाई और फिर सूर्य की तरफ देखते बोली, ये अब अच्छा नहीं करे हमारे साथ। उसकी बात पर सूर्य ने असमंजस में उसे देखते हुए अनजान बनते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, ये आप मुझसे कह रही हैं क्या? यह सुन साया उसे हैरानी से आंखें बड़े किए हुए देखने लगी और उसे घूरते बोली, हाँ हम आपसे ही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ और कोई नहीं है जो हमारे साथ यह सब कर सके। उसे देखते ही सूर्य ने अपना फ़ोन पैंट की जेब में रखा और उसकी बात पर कहा, तुम इतना क्या चाहती हो, कहना क्या चाहती हो? क्या है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? यह कहते हुए उसने अपने कदम साया की तरफ बढ़ा दिए तो वह उसे अपने पास आते देख पीछे होने लगी और तभी वह लिफ्ट की दीवार से टकरा गई। आप अपने हमें किस किया, हमारी कमर पर पिंच किया। ये कहते उसके शब्द कांप रहे थे। सूर्य ने उसके देखते हुए उसके दोनों तरफ हाथ रख दिया और उसके ऊपर झुककर खड़ा हो गया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे साथ यह सब किया? यह सुनकर वह मन ही मन से बोली, क्या आदमी है ये, खुद के लिए काश अब मुझे सबूत भी चाहिए। वहीं सूर्या ने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा, मैं तो तुमसे काफ़ी दूर खड़ा था, फिर मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ कर ही नहीं रहा था इसलिए तुम यह सब खुद से ही इमेजिन करने लगी? यह सुनते ही साया की आंखें बड़ी हो गई कि तभी सूर्य ने आगे कहा, क्या मुझे कुछ करना चाहिए था? यह कहते हुए उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देख रहा था। उसने जैसे उसे छूने के लिए अपना हाथ उसके नज़दीक किया कि तभी साया ने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, प्लीज़ हमसे दूर रहिए, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। यह कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसे सूर्य का स्पर्श फील नहीं हुआ तो उसने कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें खोलकर देखा। सूर्य उसके सामने लिफ्ट की दीवार से टिककर खड़ा था, सीने पर दोनों हाथ बंधे मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। यह देखकर साया एक बार फिर चौंक गई। उसने सूर्य को देखकर मुंह बना लिया और लिफ्ट खुलने का इंतजार करने लगी। इधर
कुछ देर बाद लिफ्ट पार्किंग में ओपन हुई और साया लिफ्ट से भागते हुए निकल गई। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वह जेल में बंद थी और अब जेल से निकलकर भाग रही थी। उसे इस तरह जाते हुए सूर्य धीरे से मुस्कुरा दिया। वह अपनी कार को खुद चला रहा था। उसने अपनी कार ऑटो का वेट कर रही साया के सामने रुकी और विंडो का कांच नीचे कर देखते हुए कहा, बैठो। तो यह देखकर साया ने कहा, नहीं, हम खुद चले जाएंगे। यह सुनकर साया के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने अपने शब्दों को जोड़ देते हुए कहा, इस टाइम तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा तो चुपचाप गाड़ी में आकर बैठो, नहीं तो तुम्हें बिठाना अच्छे से आता है। उसकी बात को एक बार फिर साया को डर आई। उसने आगे कुछ नहीं कहा और गाड़ी में बैठ गई। तभी सूर्य धीरे से मुस्कुराया और ड्राइव कर चला गया। उसकी कार के वहाँ से निकलते ही उसके पीछे 2 गाड़ी और चली गई। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों गाड़ी उसकी कार का पीछा कर रही हो। कार के अंदर खामोशी छाई थी। सूर्य ने ड्राइव करते हुए तिरछी नज़रों से साया को देखा तो वह विंडो से बाहर देख रही थी। उसे देखकर उसे खुद से कहा, जिद्दी लड़की। तो वही साया ने उसे मन ही मन कोस रही थी। समझते क्या है खुद को, जब देखो तब अपनी मनमानी करते रहते हैं। शैतानों का राजकुमार सही नाम दिया है हमने इन्हें। एक बार हमसे हमारी मर्जी नहीं पूछते, बस अपनी अपनी चलाते रहते हैं। घमंडी शैतान। यह कहते हुए उसने तिरछी नज़रों से देखा और वह सामने देख रहा था। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। लाइक जरूर करते हैं ना। राधे राधे।